अच्छा जी, हम लोगों ने आज एक तो लेक्चर नंबर देखने पड़े ताकि अगर आप जो वीडियो देखो तो जहन में रहे। लेक्चर 2 आज कर रहे हैं और जो टॉपिक हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था जिसको भी हम लोगों ने होपफुली फिनिश करना है, दैट वाज सैम्पलिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। अच्छा, वैसे तो इस टॉपिक का नाम सैम्पलिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल्स है आपकी बुक में, लेकिन मैं इसको प्रॉब्ली प्रेफर करूँ अगर यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल लिखा जाए, क्योंकि एनालॉग की टर्म हम यूजली टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई मीन टेक्निकली टाइम के लिए इस्तेमाल होती है, सॉरी एम्पलीट्यूड के लिए इस्तेमाल होती है एनालॉग की टर्म। लेकिन बहुत सारी किताबों में जहाँ पे भी एनालॉग सिग्नल्स लिखा जाए उनका मतलब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स ही होता है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा प्रेफरेबल टर्म है दैट इज़ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, लेकिन अपेरेंटली एनालॉग सिग्नल्स से भी ऑथर की वही मुराद है। अच्छा, अगर मुझे याद पड़ता तो हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा था कि चूँकि हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की रेंज, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की रेंज इस स्पैन में लाई करती है, तो उस लिहाज से अगर हम अपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को देखें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो इस रेंज में लाई करनी चाहिए। यहाँ तक याद है सबको हम कि हमने इतना ही पढ़ा था? ओके, ये नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया को एक तरह से एक मतलब बताने का एक मुख्तलिफ तरीका है, और हम लोगों ने ये चीज़ कल शायद की थी कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड सैम्पलर हो जिसकी एक हाफ सैम्पलिंग टाइम हो जिसको हम 1/fs या इस तरह से लिख सकते हैं, और हमें ये पता है कि हमारा जो डिज़ायर्ड या हमारा जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमें आउटपुट पे मिलेगा उसकी हमें रेंज पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होनी चाहिए। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पाई से ज़्यादा या माइनस पाई से कम है इसका मतलब है कुछ इसमें गड़बड़ है, हमें ठीक सिग्नल नहीं मिल रहा, ठीक है? तो इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, ये क्राइटेरिया मीट करने के लिए कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में है, जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनपुट पे हम दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी फिर इस रेंज में होनी चाहिए, ठीक है? गिवन दीज टू पैरामीटर्स, इनपुट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होनी चाहिए। अच्छा, और यहाँ से ऑनवर्ड्स हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा समझ आएगा कि हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के ऊपर ये शर्त क्यों लगा रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं या कर सकते हैं इस तरह से, और एक और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है 2π × 50t, ठीक है? अच्छा, और हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 40 हर्ट्ज़, और हम लोगों ने x1t को डिस्क्रिटाइज़ करना है एक ऐसे सैम्पलर से जिसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज़ है। इसकी इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखी जाएगी? थोड़ा सा मुझे आगे बताओ। इस इक्वेशन को मैं कैसे पूरा करूँ? ओके, वेरी गुड। एक तो यहाँ पर आएगा 10, ठीक है ना? ये 2π10 तो यहाँ पे लिखा ही जाएगा। जो स्मॉल t है इसकी जगह हमें बेसिकली क्या लिखना होता है स्मॉल t की जगह? n/fs या n/t, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n/40, और यहाँ पे हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? 2π/4 नहीं, 10 भी है ना? ठीक है? अच्छा जी, अगर हम
डिस्क्रीटाइज करें x टू t को और हम डिस्क्रीट सिग्नल को अगर x टू n का नाम दें, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, 5 5/2 n, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये पाई से बड़ी है तो इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सच दैट कि हम इसको लिखें इस तरह से। ये मैंने 5 π/2 को इस तरह से लिखा है और ये मेरे पास कॉस की टर्म आ गई, ठीक है। और हमें चूंकि पता है कि 2 पाई जब हम किसी फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दें तो हमें बेसिकली वही जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिस फ्रीक्वेंसी में 2 पाई ऐड किया जा रहा होता है, एक्चुअली हमें उस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आउटपुट पे मिलता है। डिस्क्रीट टाइम सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो शक्ल सूरत होगी या जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल एक ऐसा सिग्नल होगा जैसा कॉस π/2 n होता है, या ये जैसा कॉस π/2 n डेवलप होगा, प्लॉट होगा। ओके, देखो ये बात समझ आइए। अच्छा, अब हुआ यूँ है कि हमारे पास अपेरेंटली बिल्कुल डिफरेंट दो डिफरेंट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स थे, लेकिन हमने जब उनको एक ऐसे सैम्पलर से गुजारा जिसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज थी, तो उसकी वजह से जो आउटपुट पे हमारे पास जो दो मतलब एक्चुअली दो डिफरेंट सिग्नल जनरेट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों सिग्नल्स आउटपुट पे जनरेट हुए हैं, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर या इनडिस्टिंग्विशेबल की टर्म हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं जब हम मुख्तलिफ लगने वाले या दिखने वाले कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को सैम्पल करें और हमें आउटपुट पे एक जैसे सिमिलर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स मिलें, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, अगर आपने पहले कभी सुना हो तो? आप तो सो रहे हो हैं, पुरानी बातें कहाँ से याद आएंगी? हाँ, ये वही है, एलिसिंग, ठीक है। जहाँ इस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास अगर मुख्तलिफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हो और उनकी डिस्क्रीटाइजेशन से हमें एक जैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स मिलें, तो इस कॉन्सेप्ट को हम एलिसिंग कहते हैं, ठीक है। एलिसिंग बेसिकली अगर आप देखो तो हम नाम या इस तरह से कुछ इसका मायने निकलते हैं। अच्छा, और एलिसिंग का कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेस क्यों अकर होता है? क्यों, अगर हम एक सिग्नल यानी कि जिन जिन सिग्नल्स की हम डिस्क्रिटाइजेशन करें उनमें से एक, कम से कम एक या दोनों को हम नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया के मुताबिक डिस्क्रिटाइज ना करें, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये वाला प्रिंसिपल फॉलो ना करें, ठीक है। तो उस वजह से हमें मतलब ये वाली प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। और ज़ाहिर सी बात है कि हम ऐसे मल्टीपल सिग्नल्स और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में देख सकते हैं या फिगर आउट कर सकते हैं, जिनको जब हम डिस्क्रिटाइज करेंगे इस फ्रीक्वेंसी के साथ तो हमें आउटपुट पे यही वाला सिग्नल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे मतलब एक ही पेयर एग्जिस्ट करता है या दो ही सिग्नल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज़ नॉट द केस, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो आपका इस एग्ज़ाम्पल के साथ ख़त्म हो गया है, और अब हम जब स्टार्ट करने लगे चैप्टर नंबर 2, और उसको चूँकि वो थोड़ा सा मतलब ऐसे चैप्टर है जो आपने इसकी बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, तो एट दी स्टार्टिंग जो है ना उसकी, जिसमें हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम्स को देखना है, वो हम स्लाइड्स के साथ करेंगे। अच्छा, इस वीडियो को मैं पॉज़ करने लगी हूँ ताकि जब इस पे लिखना होगा तब मैं इसको फिर चलाऊँगी। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम इसी क्वेश्चन को फुलफ़िल ना करें, तो उससे मसला क्या होता है? कुछ आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हो?
अच्छा, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि हम लोगों ने इस इक्वेशन को समझ लिया, इसके लिहाज से हमने एफ ए का ताल्लुक एफ एस के साथ इस्टेब्लिश कर दिया और एफ एस का भी कर दिया, लेकिन अगर हम ये इक्वेशन फुलफिल ना करें तो उससे उससे क्या होता है, मसला क्या होता है उससे? एक तो एलिसिंग हो सकती है, ठीक है, उसका उसका एलिसिंग का मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ सिग्नल्स को डिस्क्रिटाइज करेंगे तो एक जैसे सिग्नल्स मिलेंगे हमें। एक तो एलिसिंग हो गई। जी, डिफरेंट तो है होंगी ना, देखो पहले हमारे पास ओमेगा थी, कैपिटल ओमेगा था, अब स्मॉल ओमेगा है, तो डिफरेंट तो वो होंगी, लेकिन उसके अलावा देखो ना, एलिसिंग तो तब हमारे पास ये फिनोमेना तब अकर करेगा अगर हम एक से ज़्यादा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की सैम्पलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एलिसिंग का फिनोमेना तो तब एक्टिव होता है। अब लेट्स सपोज कि हम सिर्फ एक ही सिग्नल की सैम्पलिंग कर रहे हैं और हम वो इस इक्वेशन के मुताबिक नहीं कर रहे, तो उससे नुकसान क्या होता है? अच्छा, जिन्होंने सवाल पूछा था कि ये हम फ्रीक्वेंसी कैसे चूज़ करते हैं, अगर आप ट्राई करना चाहो, अगर आप सिर्फ ये भी कह दो कि नहीं समझ आए तो इट्स ओके, बट आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड। जी। अच्छा, ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? ओवरलैपिंग से जी। अच्छा, आप फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहे हो। कह सकते हैं यस, एनीवे मैं आपसे थोड़ा-सा टाइम डोमेन में समझना चाह रही हूँ सिग्नल कि क्या होता है। आप जो जो बात आप कर रहे हो ना, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टाइम का याद नहीं है। अच्छा, ओके। अच्छा, मैं एक दफ़ा सवाल फिर से बता दूँ। जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो ये, या जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो ये चीज़ है कि अगर हम इस इक्वेशन को फुलफ़िल ना करें, अच्छा ये इक्वेशन जो है ना बेसिकली नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया ही है। अगर हम इस इक्वेशन को फुलफ़िल ना करें या इन अदर वर्ड्स नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया को फ़ॉलो ना करें तो उससे नुकसान क्या होता है? उसका एक जवाब तो हमारे पास ये आया कि उससे एलिसिंग होती है। येस, टोटली ट्रू। लेकिन साथ ही साथ एक बात ये भी है कि एलईसी का कॉन्सेप्ट तब होता है जब हम एक से ज़्यादा सिग्नल्स को डिस्क्रिटाइज़ कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज़ कि हम सिर्फ एक ही सिग्नल को डिस्क्रिटाइज़ कर रहे हैं और वो हम नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया को फुलफ़िल ना करते हुए कर रहे हैं, तो फिर एक और मसला क्या हो सकता है? दूसरा मसला ये हो सकता है कि हमारे पास रिज़ल्टेंट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, उसके हमें इतने कम सैंपल्स मिलेंगे या इतने दूर-दूर सैंपल्स मिलेंगे कि जब हमने उसको वापस उसकी रिकंस्ट्रक्शन करनी होगी ना, तो वी वोंट बी एबल टू डू इट। लेट मी शो यू। मसलन हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल अगर इस तरह का था, ठीक है, और उसका उसको ज़ाहिर सी बात है कि हम उसका पहला स्टेप जो है वो सैम्पलिंग का करते हैं। तो अच्छा, मैं यहीं पे कर देती हूँ इसका। तो नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया फॉलो ना करने का मतलब ये है कि हम उसके सैंपल्स जो है ना वो बहुत दूर दूर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब इन दो सैंपल के दरमियान टाइम फिक्स्ड है, लेकिन बहुत टी की वैल्यू बहुत बड़ी है। अच्छा, इसके बाद ज़ाहिर सी बात हमने क्वांटाइजेशन कर दी, ठीक है, क्वांटाइजेशन के बाद हम लोगों ने जो भी इसकी प्रोसेसिंग करनी है, हमने जब वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो इट इज़ वेरी प्रोबेबल या इट इज़ 100% श्योर कि हमें हमें मतलब जो वापस रिकंस्ट्रक्शन के बाद मिलेगा, बेशक हम कोई भी ऑर्डर होल्ड सर्किट इस्तेमाल करें, तो आपको शायद देख के पता चल रहा हो कि जो हम लोगों ने रेड सर्कल सिग्नल बनाया है वो ब्लू से बहुत डिफरेंट है। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लूज़ कर दी है। तो नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया अगर हम फॉलो ना करें तो बेसिकली उसका मतलब फिज़िकली ये होता है कि हम सैंपल्स इतना दूर-दूर ले रहे हैं कि हम वापस से तो रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, सिग्नल की फुल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। फुल या एटलीस्ट जितनी हमें चाहिए, ठीक है? ओके? अच्छा जी। अब मैं इसको करी पॉज़ कि एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ एन इंटू यू ऑफ एन में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है?
नेगेटिव, वेरी गुड, नेगेटिव पोर्शन का डिफाइन नहीं होता। अच्छा माशाल्लाह आप लोगों ने एक्सपीरियंस बहुत अच्छी पढ़ी है। कौन हाँ, लेकिन फॉर सम रीज़न हम सबको ही लगता है कि एसएनएस एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट और नहीं आता, लेकिन अ, ओह अच्छा। अनफॉर्चुनेटली। हुँ, तो शहर के लोग भी ज़ालिम थे हैं, कुछ आपको मरने का शौक भी था। ओके, ओके। चलो अब तो ख़ैर वही बात है कि स्टार्ट तो हमने यहाँ से लिया है, ऑनलाइन से लिया है, तो अब चूँकि इसके अलावा चारा नहीं है तो आपको अपना थोड़ा शौक घटाना पड़ेगा। गुड। अब आदत होगी, अब आपको आना मुश्किल लगेगा। ये भी हो सकता है कि आपके मेट जो हैं यहीं पर हों। अच्छा चलो, होपफुली अच्छी बात है, क्योंकि हम टीचर्स जो है ना आपको चीटिंग से इतने का फेड अप हो चुके हैं कि अब हम प्रेफर करेंगे कि आपके मेट जो हैं वो इंशाल्लाह ऑन कैंपस हों, बट लेट्स सी। अच्छा जी, अगर अगर एक्स ऑफ एन एक ऐसा सिग्नल है जो कि लेट्स सपोज अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ना भी हो तो एटलीस्ट हमें जो टाइम इंडेक्सेस है उसको देख के पता चल रहा है कि नेगेटिव साइड पे भी है। तो जो एक्स ऑफ एन अगर हम यू ऑफ एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि एक्स ऑफ एन और यू ऑफ एन की जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक्स ऑफ ज़ीरो गेट्स मल्टीप्लाइड विथ यू ऑफ ज़ीरो, एक्स ऑफ वन गेट्स मल्टीप्लाइड विथ यू ऑफ वन एंड सो ऑन। और ज़ाहिर बियॉन्ड भी ये होता है, तो यू ऑफ ज़ीरो से पहले वाले जो सैम्पल है दे आर ऑल ज़ीरो। ठीक है, तो ये एक्स ऑफ एन जब एन की वैल्यू लेसर देन ज़ीरो हो तो उसको ज़ीरो कर देगा। तो हमारे पास जो सैम्पल्स हैं अगर मैं देखूँ तो अच्छा इसको जो है ना बेहतर होता है कि हम इसे शो करें कि ये ज़ीरो हैं। तो ये जो है ना ये एक्स ऑफ एन टू यू ऑफ एन कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो यू ऑफ एन जो सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखा जाए इसका मतलब है कि हम उसका नेगेटिव पोर्शन क्लिक कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के दो मुख्य तरीके क्या हैं? बिल्कुल ठीक है। एक को हम रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्रेस जे वाई लिखते हैं, और दूसरी फॉर्म को हम पोलर फॉर्म कहते हैं और उसको हम आर आर एंगल थीटा कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक पोलर से मिलती जुलती जो फॉर्म होती है ना उसको हम फेज़र फॉर्म कहते हैं। उसमें ये जो आर एंगल थीटा है ना उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये पोलर से ही डिराइव्ड है, लेकिन कई दफ़ा हम फेज़र फॉर्म में रिप्रेजेंट करना प्रेफर करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल सिग्नल को लिखा था अल्फा रेज़ टू पावर n, तो अगर हमारे पास अल्फा कॉम्प्लेक्स है तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने सिर्फ फेज़र फॉर्म जो है ना वो प्रेजेंट की हुई है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आर को फॉर द टाइम बीइंग पहले पहले केस में मैं आर को वन अज्यूम कर रही हूँ, और फिर मैं आर को वन के अलावा कुछ और अज्यूम करके आपको बताऊंगी। अगर मैं आर को वन अज्यूम करूँ तो मेरे पास ई रेज़ टू पावर जे थीटा रेज़ टू पावर एन आ जाएगा, और इसको मैं ई रेज़ टू पावर जे थीटा एन ऐसे लिख सकती हूँ। इस थीटा की जगह यूजुअली हम ओमेगा इस्तेमाल करते हैं। ये थीटा मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए चूँकि होता है तो इसके लिए हम ओमेगा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ रहे हो ना? अच्छा, लेकिन आपने चूँकि अभी अभी तो बहुत ही वो बेसिक होगा तो आपको कंट्रोल सिस्टम में इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि इसमें ओमेगा क्यों होता है, ठीक है? ये बेसिकली अगर हम एक रोटेशन की बात करें ना अराउंड अ सर्कुलर रीजन, तो ये उसका आर होगा और वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो उसका ओमेगा होगा, ठीक है? अच्छा, हुँ, जी? मैंने बचपन में पढ़ाई थी, मुझे बहुत अरसा हो गया पढ़ाए हुए। अच्छा, इस इसी को फ़िलहाल मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगी और फिर मैं आर को नॉन यूनिटी लेके चलती हूँ आगे। अच्छा, आइलर आइडेंटिटी का नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, गुड।
इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करें इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल को? कॉस एन तो नहीं इसमें आएगा, एन एन आएगा, एन आएगा। मतलब इस जे के साथ जो कुछ भी है वो पावर भी है यस, और थीटा के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो आएगा। जी, थैंक यू। अच्छा, ये हमारे पास आलियर आइडेंटिटी को लिख के आ गया। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास ये जो सिग्नल है ना, ये फिजिकली रियलाइजेबल नहीं होता। यूजुअली हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कॉल करते हैं, रेफर करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन इस सारी क्वेश्चन में ये सारी सिचुएशन में मैंने आर को वन एज्यूम किया था। अगर आर को मैं वन एज्यूम नहीं करती तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। है तो है, बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जब मैं यहाँ लिखूंगी ना आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा है। देखो, समझ आई? अब ये जो पावर है ये तो इसके ऊपर भी अपेयर होगी ना? यस। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा? मतलब क्या चेंज आया? नहीं, वो तो है, वो तो वो तो है। मतलब ई रिच बाय जे थीटा एन को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अब आर एन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वजह से ये जो कॉस थीटा एन पहले जिस तरह का बन रहा था वो तो हमें पता है ना कॉस थीटा कैसे बनता है। अब आर ऑफ एन आर एस टू पावर एन से मल्टीप्लाई होने के बाद वो कैसे बनेगा? अच्छा, चलो मैं फिर इसको इस सवाल को ना मैं एक और तरीके से पूछती हूँ। यस, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आप अज्यूम करो ना, अगर आर वन से स्मॉल हो या कैपिटल हो तो उस क्या हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम करने यूँ लगे हैं कि ये हम लोगों ने जो बी केस लिया था ना, जिसमें हमने आर को वन के बगैर मतलब नॉन यूनिटी लिया और हम लोगों ने ये देखा कि रिजल्टेंट हमारे पास सिग्नल ये आता है। तो इसी का आगे मज़ीद हम 2 केसेस देखने लगे हैं कि अगर आर की वैल्यू वन से कम हो तो ये जो आर रेज़्ड टू पावर एन कॉस थीटा एन होता है, ये प्लॉट होके कैसा बनेगा? हुँ? अच्छा, मैं इसको ना मेरी थोड़ी सी आसानी है कि मैं इसका इन्वेलप प्लॉट कर लूँ, व्हिच इज़ मतलब मैं कंटिन्यूअस टाइम के इसमें प्लॉट करूँगी, लेकिन होगा ये एक डिस्क्रीट टाइम पे भी। इस तरह का पीछे से मतलब ये इंक्रीज़ होके आ रहा है और ये डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है? इस बात का अंदाज़ा है? ओके। और अगर मैं आर को ओके गुड। और अगर मैं आर को 1 से ज़्यादा वैल्यू कर लूँ तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता जाएगा। कॉज़ है जो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आर की मौजूदगी से ये इस तरह का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बन सकता है। ठीक हो गया? अच्छा, आपने शायद कह सकते हैं, आपने शायद ये देखा होगा कि इसमें पीरियड का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। जी, एक पीरियोडिक सिग्नल मतलब पीरियोडिक का तो मैंने उसमें टाइम इसलिए लगाया कि मैं अज्यूम करती हूँ आपको पता होगा, लेकिन अगर हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है तो उसमें हम पीरियड कैसे सॉरी एवरेज आवर कैसे कंप्यूट करते हैं? नहीं, कर सकते हैं, ज़रा मुश्किल तरीका है। मतलब अगर हमें पावर चाहिए तो फिर अच्छा, वैसे तो कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं वो थोड़े से
मत इस तरह से फोरियर का भी एक तरीका है, और अगर हमें उसका मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन की इन्फॉर्मेशन हो तो वो थोड़ा सा आसान तरीका है पावर निकालने का। लेकिन चूँकि अभी हम फिलहाल टाइम डोमेन में है, तो इसका टाइम डोमेन में पावर निकालने का एक मुश्किल तरीका है, ठीक है? वो ये है कि हमारे पास मतलब एक ये ज़ाहिर-सी बात है कि इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है, जिसकी वजह से ऑन द फर्स्ट प्लेस हम इसकी पावर कंप्यूट कर रहे हैं। फिनिट का होता तो हम इसकी एनर्जी करते। एनीवेज़, हम करते यूँ हैं कि सिग्नल के ना कंसेक्टिव एन सैंपल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी पर्टिकुलर मतलब ये होगा तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट, लेकिन मतलब मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ से ले रही हूँ। इस पॉइंट से लेट्स सपोज़ इस पॉइंट तक मेरे पास एन सैंपल्स हैं। मैंने इनकी एवरेज कंप्यूट कर ली। और मैं इसको कुछ नाम दे देती हूँ। लेट्स सपोज़ कि मैं इसकी कंप्यूट मतलब मैं एन सैंपल बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर उसकी एवरेज कंप्यूट की। फिर मैंने अगले एन सैंपल्स लिए, मैंने उनकी पावर कंप्यूट की, और इस तरह से मैं कंसेक्टिव एन सैंपल्स लेती जा रही हूँ और मैं उनकी पावर कंप्यूट करती जा रही हूँ। फिर मैंने ठीक है, मैंने मतलब ये फिर एन सैंपल्स लिए, मैंने इनकी एवरेज पावर कंप्यूट की। ठीक है, बात समझ आ रही है? अभी तक मैंने क्या कहा है? हाँ जी, यहाँ तक समझ आया? ओके। इसी तरह से अगले एन सैंपल्स मैं लूँगी और मैंने इनकी एवरेज पावर कंप्यूट की। अब ये मेरे पास जो बहुत सारी एवरेज पावर्स हैं, या एक ख़ास नंबर तक आ गई कंप्यूटेबल फॉर्म में। कंप्यूटर का मतलब है कि कुछ मेरे पास एवरेज पावर्स जब आ गई, अब मुझे इनकी एवरेज लेनी है। तो वो मेरे पास एवरेज पावर होगी। और अगर लेट्स सपोज़ कि इन्हीं एवरेज पावर्स में मैं मतलब P1 को भी शामिल करूँ और फिर मैं एवरेज लूँ, और मुझे पता चले कि लेट्स सपोज़ कि ये मेरे पास जो इन सैंपल्स की एवरेज पावर आई है, और इन की जो एवरेज पावर आई है, इफ़ दे आर नॉट डिफरेंट, इसका मतलब ये है कि मैं एक इस वैल्यू को इस सिग्नल की एवरेज पावर डिक्लेयर कर सकती हूँ। ठीक है? इंटेग्रल वैसा ही होगा जैसा हाँ, फॉर्मूला वैसे ही होगा। एक सेकंड मैं इसको डिस्प्ले भी कर दूँ। फॉर्मूला तो वही होगा ना, हम लोगों ने इसमें करना ये होगा कि एरिया से ज़्यादा बेहतर वर्ड है कि अच्छा क्यों इस पे अच्छा ओके मैंने इसको पॉज़ नहीं किया। एक मिनट। जी, जी। अच्छा, मैंने देखो ये बताया था कि देखो सिग्नल तो हमारे सिग्नल के सैंपल्स हमारे पास आते जा रहे हैं ना। सिग्नल तो हमारा इन्फिनिट ड्यूरेशन का है, तो इसके तो सैंपल्स अब इन्फिनिटी तक चलेंगे। अब हमारे लिए इस तरह के सिग्नल की पावर कंप्यूट करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल कि हम उसके एन सैंपल्स का वेट करें, उसकी एवरेज हम करें, फिर अगले एन सैंपल्स को लें, उनकी एवरेज करें एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो अब उसकी लगभग एवरेज पावर कंप्यूट करने का कोई तरीका ये है कि हमारे पास जो मतलब जितनी एवरेज पावर्स आती जाएँ, हम उनका एवरेज करते जाएँ, और ये मतलब मज़ीद जब हम जो एवरेज पावर्स हैं, उनकी इंक्लूज़न से ओवरऑल एवरेज पावर कांस्टेंट रहे। अच्छा, इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास अ, एक बहुत मतलब बड़ा नंबर है, ठीक है? उसमें जब आप एक मज़ीद नंबर ऐड करते हो तो इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती इसकी। ठीक है? ये बात तो अंडरस्टैंडेबल है ना? ठीक है? तो हम मतलब मज़ीद नंबर्स जब ऐड करते जा रहे हैं और ओवरऑल एवरेज में बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारे सिग्नल की एवरेज पावर यही है। बात समझ आई? ओके। अच्छा, हम ना यहाँ पर क्या कर लेंगे? जी, जी। एवरेज में तो शामिल होते जाएँगे येस, लेकिन हमें अगर किसी पॉइंट पे स्टॉप करना हो, एक हमें एप्रोक्सीमेट एवरेज पावर बतानी हो, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि जहाँ पर मज़ीद सैंपल्स ऐड करने से एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ा,
जी, वो वाली एवरेज हम कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, ये चूँकि एक थोड़ा मुश्किल तरीका है, तो ये हम यूजुअली करते नहीं हैं, या आप यूँ समझ लो कि आपको कंप्यूटेशन के लिए कहा नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ मेथड, ठीक है, दैट कैन बी यूज़्ड। अच्छा, यहाँ पर हम ना इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और कल हम थोड़ी-सी मैं स्लाइड्स फिर से आपको दिखा दूँगी, एक रिवीजन हो जाएगी, लेकिन हम इसको इतनी डिटेल से नहीं देखेंगे अनलेस एंड अनटिल आपका कोई क्वेश्चन होगा तो, ठीक है? चलें, मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़, और आ तो रही है। जी। हुँ, हुँ।